आज की ये कहानी है नालंदा की। आखिर नालंदा ने दुनिया को कैसे बदला। नालंदा की इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो गई हैं और इतिहास के इस महान विहार मोनेस्ट्री ने 14वीं सदी की शुरुआत में ही काम करना बंद कर दिया था। लेकिन इसकी विरासत आज भी अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ा रही है। विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क, व्याकरण, लिपि, पुस्तक, संस्कृति, अनुवाद, साहित्य और कला और वास्तुकला के विकास में इस बिहार का अहम योगदान रहा है। नालंदा में पहले विहार की स्थापना ईसा पूर्व 3री सदी की गई थी। सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। मौर्य काल के दौरान जब नालंदा विहार बनाया गया तो इसकी योजना एक ऐसे शिक्षण संस्थान के रूप में की गई जहां छात्र रह सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। यहां इसी व्यवस्था ने नियमित स्वरूप हासिल किया और इसे आजकल की भाषा में रेजिडेंशियल व्यवस्था कहा जाता है। और माना जाता है कि यूरोप के कई कॉलेजों विश्वविद्यालयों के कैंपस की संरचनाओं की प्रेरणा इसी से ली गई है और इनमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चौकोर परिसर भी शामिल हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में एक विहार के रूप में स्थापना के बाद एक महान विहार के रूप में नालंदा का विकास एक व्यवस्थित योजना के साथ हुआ। इसमें कई मठों, एक विकसित बुनियादी ढांचे, एक 4 दीवारी वाले आवासीय परिसर, कई चौकोर विहार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रख कर हुआ और जहां धर्मनिरपेक्ष विषयों समेत अनेक प्रकार के विषयों को पढ़ाने और इसके लिए उस वक्त के बेहतरीन शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी। आज आप देखेंगे हमारे भारत से दुनिया भर में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। पहले आप देखते हैं कि विदेशों से भारत आते थे लोग पढ़ने के लिए। और यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे कई सदियों में विश्वविद्यालय का विचार अपने सही अर्थों में विकसित हुआ और मध्य एशिया, यूरोप, बाकी दुनिया में फैला। नालंदा महाविहार में नागार्जुन, वासुबंधु, संत रक्षिता और कमल शिला जैसे महान विद्वानों ने पुनरावर्ती तर्क प्रणाली, तर्क के बाद उपतर्क को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका योगदान दिया और जिससे मध्ययुगीन वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। यह दृष्टिकोण मध्य एशिया, आखिरकार अरब जगत और यूरोप समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा। भारतीय गणित के पितामह कहे जाने वाले आर्यभट्ट 6ठी शताब्दी में नालंदा महाविहार में सबसे प्रमुख गणितज्ञ थे। उन्होंने मौलिक पुस्तक लिखी आर्यभट्टीय है। वह पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दी और इस क्रांतिकारी अवधारणा ने गणनाओं को सरल बनाया और ऐसी अवधारणाओं को जन्म दिया जो आगे चलकर बीजगणित, अलजेब्रा और कैलकुलस के रूप में जानी गई। और बाद में आर्यभट्ट के काम को आगे बढ़ाया ब्रह्मगुप्त ने। उन्होंने ब्रह्मा स्फोट सिद्धांत लिखा और जिसका 8वीं शताब्दी में अरबी में अनुवाद हुआ, जो सिंध हिंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ और जिसने भारतीय संख्याओं, अलजेब्रा, कैलकुलस, एल्गोरिदम और भारतीय खगोलशास्त्र से यूरोप का परिचय कराया। खगोल और गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में नालंदा का प्रभाव खासकर चीन में बहुत अहम था और 665 से 698 ईस्वी के बीच ब्यूरो ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ चाइना के प्रमुख थे गौतम सिद्धार्थ, जिन्होंने उस समय भारतीयों की श्रेष्ठता की अगुवाई की थी। और सरकार में इस्तेमाल होने वाले आधिकारिक कैलेंडर को बनाने और महारानी वू जितियन के लिए ज्योतिष और अलौकिक संकेतों की खगोलीय व्याख्या करने की जिम्मेदारी उनकी थी। गौतम अपने परिवार की 3 पीढ़ियों में पहले थे जिन्होंने लगातार इस पद को संभाला। नालंदा में विकसित हुआ तांत्रिक बुद्धिज्म और 7वीं और 8वीं सदी में चीन में एक बड़ी ताकत बनकर गया था और शीर्ष स्तर के चीनी बुद्धिजीवियों में कई इसके अनुयायी भी थे। और चूंकि अधिकांश तांत्रिक विद्वानों की गणित में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए तांत्रिक गणितज्ञों की चीनी गणितज्ञों पर गहरा प्रभाव था। इस दिलचस्पी का कारण शायद कम से कम शुरुआत में संख्या का तांत्रिक आकर्षण था। चीन के तांत्रिक बौद्ध भिक्षु आई सिंह या फिर ई सिंह 672 से 717 ईस्वी अपने समय के महान चीनी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने नालंदा में विकसित गणित और खगोल शास्त्र पर भारतीय कामों पर विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। 2 बड़े महान बौद्ध दर्शन और माध्यमिक और योगाचार के विकास और एवोल्यूशन में नालंदा का बड़ा योगदान था और महाविहार में सदियों तक योगाचार के साथ लगातार जुड़ाव ने एक विशेष शाखा को जन्म दिया जिसे वज्रयान या फिर
तंतयान के नाम से जाना जाता है, जो योगाचार दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। नालंदा में संत रक्षिता ने माध्यमिक और योगाचार को मिलाकर एक नया दर्शन विकसित किया, जिसे योगाचार माध्यमिक के नाम से जाना जाता है। नालंदा में विकसित दर्शनों को दक्षिण मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाने और इन देशों के लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को आकार देने में नालंदा महाविहार ने अहम भूमिका निभाई। 5वीं शताब्दी तक नालंदा कला का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था और नालंदा में बनाई गई कलाकृतियों में स्थानीय पुट के साथ मथुरा और सारनाथ दोनों की विशेषताएं थीं, जो 8वीं शताब्दी में पाला काल के दौरान एक अलग शाखा नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में विकसित हुई। इसका पूर्वी और आप देखिए दक्षिण पूर्वी देशों की कला पर गहरा प्रभाव था। वज्रयान दर्शन के एक हिस्से के तौर पर तांत्रिक बौद्ध सिद्धांतों के साथ त्रिआयामी मंडल बनाने का विचार नालंदा महाविहार में विकसित हुआ। इस विधि का इस्तेमाल बिहार में केसरिया बौद्ध स्तूपों और जावा में दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्मारक बोरोबुदुर के निर्माण में किया गया था। नालंदा के आचार्यों ने संस्कृत में रचना कर संस्कृत भाषा को भी समृद्ध किया। इन रचनाओं में दार्शनिक ग्रंथ, शुद्ध और फर्नी संस्कृत में बौद्ध तर्क और नैतिक व्यवस्था पर रचनाएं और मिश्रित संस्कृत में स्तोत्र, महात्म्य, तंत्र और साधना शामिल है। नालंदा महाविहार में सूत्रों की नकल लिखने, उन्हें विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की महान परंपरा ने सदियों के दौरान कई देशों की भाषा, साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया। तिब्बत की संस्कृति और भाषा इस परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। तिब्बती विद्वान थोनमी संभोटा ने नालंदा महाविहार में पढ़ाई की थी। उन्होंने देवनागरी और कश्मीरी लिपियों के आधार पर तिब्बती भाषा के लिए लिपियां तैयार की थी। नालंदा महाविहार के 84 सिद्धों ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जैन संतों के साथ मिलकर अपभ्रंश कविता के विकास में अहम भूमिका निभाई और दोहा, चौपाई, पदधारी जैसे नए काव्य रूपों में योगदान दिया। पांडुलिपि लेखन, रेखाचित्र, संरक्षण और नकल लेखन की कला को विकसित करने में नालंदा ने केंद्रीय भूमिका निभाई और इस तरह नालंदा में पांडुलिपि लेखन, नकल लेखन और संरक्षण की संस्कृति ने दुनिया भर में मौखिक परंपराओं से लेखन परंपराओं को तेजी से बढ़ावा दिया। और दुनिया की पहली प्रकाशित पुस्तक द डायमंड सूत्रा है, जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र का एक हिस्सा है। इसके बारे में माना जाता है कि इसे नागार्जुन ने नालंदा में लिखा था। धम्मचक्र, जिसमें पवित्र ग्रंथों को यंत्रबंत घुमाया जाता है, और इसकी खोज नालंदा में हुई थी। नालंदा में चिकित्सा विज्ञान ने पूर्वी एशिया, खासकर चीन की चिकित्सीय परंपरा को गहरे तौर पर प्रभावित किया और जिसमें नालंदा में इस्तेमाल किया जाने वाला अत्याधुनिक नृत्य विज्ञान भी आप देखते हैं शामिल, जो तांग साम्राज्य के दौर में चीन तक पहुंचा। और शुरुआती सदी में नागार्जुन की रचित सर रस रत्नाकर को भारतीय रसायन विद्या पर पहला ग्रंथ माना जाता है। चिकित्सा, नृत्य विज्ञान, रसायन विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विज्ञानों में नालंदा की उत्कृष्टता और सर्वोत्तम परंपराओं को तिब्बत, नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, दुनिया के कई हिस्सों में अपनाया गया। हठ योग का शुरुआती विवरण वज्रयान शाखा के बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में पाया गया और जिसे नालंदा महाविहार में 8वीं सदी के बाद विकसित किया गया था। सदियों से हठ योग के विकास ने ही योग का लोकतांत्रिकरण किया, इसे धार्मिक और रस्मी पहलुओं से मुक्त कराया, पूरी दुनिया में ऐसी स्वीकार्यता और लोकप्रियता का कारण बना और ईसा मसीह के जीवन और सिद्धांत और जातक कथाओं में बौद्ध के बौद्धिक सत्य के रूप में जन्म लेने और दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में बहुत समानता है। नागार्जुन की विकसित नालंदा की शैक्षणिक परंपरा ने इन दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया। ये बौद्धिक सत्य खुद ऐतिहासिक बौद्ध के समकक्ष थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी वास्तविक संभावना है कि बौद्ध धर्म ने ईसाई धर्म के शुरुआती विकास को प्रभावित किया था। हालांकि नालंदा महाविहार में ने 14वीं सदी की शुरुआत में ही काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जिंदा रही और इसके नाम पर बने शैक्षणिक संस्थाओं और मठों की स्थापना को प्रेरित करना जारी रखा। नालंदा की किंवदंती जीवित हैं और हाल के सालों में इसमें गति आई है। 1951 में नव नालंदा महाविहार की स्थापना बिहार में की गई थी। यहाँ महान चीनी यात्री हैंसांग को समर्पित एक मेमोरियल हॉल 1984 में बनकर तैयार हुआ। सिक्किम में 1981 में करम श्री नालंदा संस्थान और 1987 में आप देखेंगे कि बिहार के नालंदा में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 2010 में राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और नालंदा की प्रतिष्ठा ही वह कारण था जिसके चलते विदेशों में इसके नाम पर कई संस्थानों की स्थापना भी हुई।
और श्रीलंका का नालंदा गेडगे 8वीं शताब्दी का है, जब नालंदा महाविहार चल रहा था। और आप देखिए फैनपो नालंद नाम के एक तिब्बती नालंदा मठ की स्थापना 1435 में ल्हासा के उत्तर पूर्व में फैन यूल घाटी में भिक्षु और विद्वान रोंगटन सेजा कुनरिंग ने की थी। और 1347 से 1449 के बीच की बात है। इसमें 700 भिक्षु रहते थे, साथ ही हजारों भिक्षु यहाँ आया करते थे। तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में इसकी शाखाएं हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक। यूरोप में फ्रांस के टोलूज से 40 किलोमीटर दूर लावूर में नालंदा मठ की स्थापना लामा जोपा रिनपोचे और लामा थोबटेन ऐसे ने 1981 में की थी। नालंदा महाविहार की याद में 1989 में ब्राजील में नालंदा बौद्धिस्ट सेंटर की स्थापना की गई। यहां मूल मठ की परंपराओं के अनुसरण की कोशिश की गई। 1999 में ब्राजील में नालंदा राम रिट्रीट सेंटर की स्थापना की गई, जो दक्षिण अमेरिका में जंगल में ध्यान कराने वाला पहला थेरवाद बौद्धों की दो बड़ी परंपराओं में से एक सेंटर बना। कनाडा के टोरंटो में नालंदा कॉलेज ऑफ बौद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना साल 2000 में सुबांडा H.J. सुगुडाश्री ने की थी। और दक्षिणी थाईलैंड के सबसे बड़े शहर हातियाई में साल 2000 में स्थापित इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉलेज को विभिन्न बौद्ध परंपराओं को एक साथ लाने और एक दूसरे की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए नालंदा की तरह बनाया गया। मलेशिया के कुआलालंपुर के दक्षिणी बाहरी इलाके में 2007 में स्थापित नालंदा इंस्टीट्यूट को देश में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा महाविहार के मॉडल पर तैयार किया गया। 2007 में अमेरिका में मनोचिकित्सक जो लोइजो द्वारा नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पलेटिव साइंस की स्थापना की गई, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरित था। 1996 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और वेइल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज में चिंतन विज्ञान कंटेम्पलेटिव साइंस में शोध के दौरान उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। एशिया, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नालंदा के बढ़ते पदचिन्हों के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आने वाले समय में नालंदा की ख्याति और बढ़ेगी। ज्ञान, बुद्धि, करुणा के प्रसार की नालंदा की प्राचीन परंपराओं इंसानियत को नफरत, गुस्से, हताशा और लालच से दूर करने और अपने अंदर बाहर शांति हासिल करने में मदद कर सकती है। और देखिए इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है नालंदा की समझ रहे हैं? ये बिहार में देखने को मिलेगा आपको नालंदा। देखिए ये हमारा प्यारे भारत है हमारा, ये आपको बिहार पटना इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे लगती? 5 राज्यों की लगती है किससे? चाइना से। हमारा पड़ोसी है भाई। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी रही किसकी? नालंदा की। अब कोई सवाल हो आपका, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।